सतर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सिंह। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं जो एक जम्मू का एक अहम मुद्दा है। अगर मैं बात करूं तो जम्मू में इस पर कोविड जो है वो पीक पे ऊपर है। ओमिक्रॉन की बात करूं तो देश में लगातार ओमिक्रॉन जो है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन जम्मू जो है पिछले 2 साल किस तरह से गुजरा, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 ऐसे शख्स जो हैं आज लाइव डिबेट में मौजूद हैं जिनको हर कोई शख्स जानता है। शीतल सिंह जी हमारे साथ हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और काफ़ी अच्छा जो है जम्मू में काम कर रहे हैं, और हमारे साथ सोमनाथ डबगोत्रा जी हैं जो हर कोई शख्स इनको बच्चा इनको जो है जानता है। कई हॉस्पिटल के मुद्दे जो है आज तक उठाए, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इनको जो है हॉस्पिटल के अंदर जो है एंट्री जो है वो नहीं दी जाती। काफ़ी देर से जो है लोगों की सेवा में है। ये दोनों शख्स जम्मू के ऐसे शख्स चाह रहे हैं कि कहते हैं कि अब जो है जम्मू के लिए अगर कोई भला करने वाला है तो ये दोनों हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं लाइव डिबेट में। शीतल सिंह जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सत श्री अकाल सर, थैंक यू। मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहूँगा क्योंकि आज हमारे साथ सोमनाथ डबगोत्रा जी भी हैं। इन पे ही एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इन्होंने एक मसीहा पैदा किया है जम्मू के लिए, काफ़ी काम किया है जम्मू के हॉस्पिटलों के लिए, लेकिन इनको ही जाने से मना हॉस्पिटल अंदर, ये किस तरह का काम? देखिए सर, मैं जो मेरे बुजुर्ग हैं मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, दिल से करता हूँ। क्योंकि अगर मैं इनकी बात करूँ तो इन्होंने 18 साल अपने लाइफ के एक सेवा में दिए हैं, हॉस्पिटल के अंदर और हॉस्पिटल के बाहर। ये लगातार वहाँ पे सेवा करते आ रहे हैं और हम भी हॉस्पिटल में जाते हैं, मैं भी पेश केस वहाँ पे लेके जाता हूँ। लेकिन ये बड़ी दुख की बात है, यहाँ पे इंसानियत शर्मसार होती है। मैं ये सोच के इस बात पे हैरान हूँ कि अगर एक इंसान अपना घर बार छोड़ के 18 साल से सेवा कर रहा है, अपने लिए नहीं लोगों के लिए सेवा कर रहे हैं ये, तो उसमें ये बात बड़ी अफसोस भी होता है, दुख भी होता है कि हमारे जम्मू शहर के लोग जो अच्छे इंसान है सेवा प्रति, जो सेवा के लिए अब आगे आते हैं, आज वो चुप क्यों है। दूसरी बात ये, जिस इंसान ने 18 साल, बहुत लंबा सफर होता है, 18 साल अपना कुछ नहीं बनाया जिंदगी में, कुछ नहीं अपना बनाया, सिर्फ लोगों के लिए काम किया, लोगों के लिए सेवा की, एम्बुलेंस में दिन रात भागे, डेड बॉडियां, पता नहीं कितने केस इन्होंने किए हैं। और बड़ा जो वहां का सीनियर सुपरिटेंडेंट है, मैं उसको पूछना चाहता हूं, भाई तू भी जम्मू का डोगरा है या तू एक इंसान है या क्या है? तू इतनी बड़ी डिग्री लेके इतने बड़े हॉस्पिटल को तू चला रहा है, चलाने के बाद उस कुर्सी के ऊपर बैठा है। ये हॉस्पिटल एक मंदिर है, यहाँ पे एक जिंदगी मिलती है इंसान को, और एक इंसान जो सेवा कर रहा है उसको देख के 10 लोग और जुड़ेंगे। डोगोत्रा साहब ने जिंदगी दी है, इनको देख के हमारा यूथ अच्छे काम के लिए 10 लोग और जुड़ेंगे। लेकिन दुख इस बात का है कि उस सीएम जो सुपरिटेंडेंट है उसने इनको अंदर आना मना किया। और सबसे बड़ी बात देखो, मैं कहता हूं बड़ी शर्म की बात है सुपरिटेंडेंट के लिए। मैं जो बात करता हूं बड़ी क्लियर कट बोलता हूं, मुंह के ऊपर अगले के बोलता हूं कि तूने जो हरकत की वो तेरी कुर्सी के बैठने के ऊपर लायक नहीं है, और ना तू इस कुर्सी पे बैठ के, इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठ के लोगों का तू लाज कर रहा है। और तुझे किसने ये राइट दिया एक इंसान को मारने का? तूने इनके ऊपर हमला किया, ये क्रिमिनल थे क्या? ये तो एक सेवा कर ले हैं। और लोगों को इस बात पे सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। एक इंसान जिसने पूरी जिंदगी दे दी है हॉस्पिटल के अंदर, 18 साल मायने करता है, 18 साल में पता नहीं क्या क्या होता है, बंदा जिंदगी में गरीब से अमीर भी होता है, लेकिन ये इंसान ने वहां पे सेवा की। मेरे बुजुर्ग है, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन सुपरिटेंडेंट ने जो हरकत की, एक मतलब के एक इंसान को तुम मार रहे हो हॉस्पिटल के अंदर, क्यों भाई? वो ठाना है क्या है? वो लोगों के इलाज के लिए ना। तो सुपरिटेंडेंट को इतनी सेंस भी नहीं है, इतनी अकल भी नहीं, कहां इसकी डिग्रियां की हैं? मतलब कि यहां से इंप्रेशन जाता है। इस बात को सोचना होगा, इस बात में हमें विचार करना होगा कि एक सुपरिटेंडेंट अपनी कुर्सी से उठ के बाहर ग्राउंड पे आके एक इंसान को मारता है जो खुद से लोगों की सेवा कर रहा है। तो यह सोचना होगा कि इनकी नालायकी कहां पे है, ये क्यों इस बंदे ने ऐसा किया कि ये इंसान हमेशा हक सच के लिए बोलते थे कि भाई हॉस्पिटल के अंदर ये कमी है, ये प्रॉब्लम है, इसको पूरी की जाए। अगर कोई बोलने वाला नहीं होगा तो ये तो हरकतें करेंगे। उनका सुपरिटेंडेंट का दिमाग पागल हो चुका है इस बात पे, उसने इनके ऊपर हमला कर दिया। किस बात पे हमला किया भाई? तू होता कौन था हमला करने वाला? अगर जिन्होंने कोई क्रिमिनल काम किया या कुछ भी इन्होंने गलत किया, आप जाओ उधर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करते ना, वहां पे आप। एक सुपरिटेंडेंट, इतनी बड़ी पोस्ट हॉस्पिटल की जिसके अंदर इतने डॉक्टर और नर्सें काम करते हैं, पूरा स्टाफ उसके पास काम करता है, वो इंसान इनके ऊपर हमला करता है। तो कहां से सोशल वर्कर लोग इंसानियत के लिए सामने
आएंगे जब एक सोशल वर्कर के साथ इनके साथ ऐसी मतलब घिनौनी हरकत की जाती है, तो इनको देख के दूसरा इंसान आएगा हॉस्पिटल के अंदर, कोई सेवा करने के लिए जाएगा। इनको क्या इन्होंने लवारिस लोग जो बाहर से उठा के वहां पे लाने हैं, उनका कौन ध्यान देता है? सुप्रीटेंडेंट जाता है वहां से उठ के अपनी गाड़ी लेके बाहर रोड के ऊपर शमशान घाट, वो जाएगा बाहर से लोगों को, वो उठाएगा? कौन उठाएगा? यही सोशल वर्कर उठाएंगे। लेकिन कम से कम जो इंसान इंसानियत के लिए काम कर रहा है, यार इंसानियत तो दिल में रखो, एक इंसानियत की इज्जत करो। क्या पूजा पाठ करते हो आप? किस धर्म से आप मानते हो? धर्म में पहले सबसे पहले इंसानियत है कि आप इंसान की मदद करो। अगर रोड के ऊपर गिरा हुआ है या कोई भूखा है उसको खाना खिलाओ, फिर आपकी पूजा पाठ सफल होती है। लेकिन ऐसे पागल सुपरिटेंडेंट मैंने जिंदगी में पहली बार देखा। पीजीआई चंडीगढ़ जाओ आप, वहां का जो सुपरिटेंडेंट है, अगर वो कहां पे कोई सोशल वर्कर किसी को खाना खिला रहा है या किसी के कपड़े चेंज कर रहा है या किसी को दवाई दे रहा है, तो उसके हाथ जोड़ के वो अगला इज्जत करता है उसकी, कि इसको देख के 10 लोग और आएंगे। आज पंजाब के अंदर देखिए कितने सोशल वर्कर हैं, कितने लोग वहां पे काम कर रहे हैं सेवा के लिए, और कितने लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हो और भी लोग उनके साथ जुड़ते हैं। लेकिन हमारे जम्मू में ये सुपरिटेंडेंट ऐसा टकरा है, इसने एक इंसान को ये हालत की जिसने 18 साल हॉस्पिटल के अंदर दे दिए। मैं कहता हूं तूने 18 साल तूने अपनी जिंदगी के हॉस्पिटल के अंदर दिए, तूने तनख्वाह ली है, तूने फैसिलिटी ली है। इन्होंने क्या लिया वहां से? सोचा जाए इन्होंने क्या लिया? इन्होंने उल्टा लोगों की सेवा की है एक इंसानियत के नाम है। तूने तो सैलरी, तूने सब कुछ लिया। और मैं हैरान हूं कि डीवकाम साहब और जम्मू के गवर्नर साहब ने आज तक ये बात कभी उठाई नहीं, ना कभी की उन्होंने पूछा। मतलब इतना पूछने वाला कोई नहीं है यार। क्या इंसानियत के लिए लोग सेवा करेंगे? एक इंसान ने पूरी जिंदगी दे दी तो आप उसको हॉस्पिटल से बाहर निकाल रहे हो। तो ये शीतल सिंह जी ने जो है इनके विषय में रखा। सोमनाथ डगोटा जी, हम आपसे भी जानना चाहते हैं कि आपने सेवा का मेवा तो आपको मिल ही गया, ये तो इन्होंने साफ स्पष्ट हम लोगों ने भी देखा, काफ़ी दुनिया का वीडियो भी आपकी काफ़ी वायरल हुई। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि आपने इतनी सेवा की, उसके बाद हॉस्पिटल के अंदर जाना बैन आपको क्यों किया गया? ये जो मैं आपके ऑफिस में बैठा हूँ ना, ये सत्य लकीर है, ठीक है। इसी ऑफिस में हमारा लाइव चल रहा है। तो आपने नाम बड़ा अच्छा रखा अपने चैनल का, ठीक है ना। लेकिन सत्य लकीर मतलब सच और लाइन। लेकिन जम्मू में प्रॉब्लम ये है कि जो सच सुनने वाले वो कान नहीं है। झूठ सुनने वाले बेईमान लोगों का, करप्ट लोगों का साथ देने वालों की लाइन बहुत बड़ी है, लेकिन सत्य की लाइन छोटी हो रही है। तो ये जो शीतल सिंह जी, हम भी इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। कुछ चीज़ें हमने 18 साल जो हमने सोशल वर्क करते हुए हो गया, लेकिन हम जब पैदा हुए से तो 2-3 साल में ही हमारी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है कि हम उसी वक्त सोशल वर्क करना शुरू कर दिया था हमने। लेकिन 18 साल से हम लोगों की नज़र में हैं और ख़ासकर हॉस्पिटल में हैं। तो शीतल सिंह जी जिस सुपरिटेंडेंट की बात कर रहे हैं ना, वो सीडी हॉस्पिटल के राजेश्वर शर्मा जी हैं, जो कल शायद या परसों रिटायर होने जा रहे हैं। तो हुआ क्या कि जो इनका बुलेटिन चलता था हॉस्पिटल से कि हमारे पास सरप्लस बेड हैं, हमारे पास सरप्लस वेंटिलेटर हैं, हमारे पास सरप्लस ऑक्सीजन है, हर चीज़ ये बुलेटिन में बताते थे। लेकिन किसी ने हमें अप्रोच किया कि जहाँ पे हमें ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस चाहिए, तो हम बिना समय गंवाए वहाँ पे पहुँच जाते हैं। जब वहाँ पे पहुँच के जो हमने मंजर देखा, उस वक्त गर्मियों का सीजन था और जो गर्मी थी शायद 40-45 डिग्री सेल्सियस थी। लेकिन उस गर्मी में हमने देखा कि कुछ लोग सीढ़ियों पे पड़े हैं ऑक्सीजन ले रहे हैं, कुछ लोग सड़कों पे पड़े हैं ऑक्सीजन ले रहे हैं, कुछ लोग पार्क में लेट के ऑक्सीजन ले रहे हैं, कुछ लोग अपनी एसी गाड़ी में बैठे हैं लेकिन उनका ऑक्सीजन सिलेंडर बाहर है तो वो अंदर से ऑक्सीजन सप्लाई ले रहे हैं। कहने का मतलब कि एक बहुत बड़ा भयानक मंजर था वहाँ पे। तो जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे तो वो भी शायद जानते होंगे हमें कि सोमनाथ डगबोत्रा कभी भी गलत जब देखेगा तो आंखें बंद नहीं करेगा, गलत सुनेगा तो कान बंद नहीं करेगा, जहाँ डर के जहाँ से भाग जाएगा, ये उनको पता था। जब हमने वो मंजर देखा तो कुछ मीडिया के लोग वहाँ पे आ गए थे, लेकिन कुछ जब लाइव चला तो और भी लाइव देख के वहाँ पे लोग आ गए और नेशनल चैनल वाले भी वहाँ पे आ गए। जब मेरा इंटरव्यू हुआ नेशनल चैनल में, खासकर गुरसिमरन जी हैं हमारे रिपब्लिक भारत के, अगर वो वहाँ पे नहीं होते, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया, फिर ABP न्यूज़ है, दूसरे हैं, सब ने किया, लेकिन वो सुपरिटेंडेंट को वो बर्दाश्त नहीं हुआ
जैसे ही इंटरव्यू हमारा खत्म हुआ तो सुप्रिटेंडेंट आते हैं अपने कुछ और लोगों के साथ जिन्होंने पीपी किट पहनी होती है और मेरे को धक्का मार देते हैं क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट थे। लेकिन हमने ये कहा, इमीडिएट हमारे वाइड चलना शुरू हो गए, लोगों ने इंटरव्यू करना शुरू किया चैनल में। लेकिन हमने कहा कि इस वक्त मेरी और सुप्रिटेंडेंट की कोई लड़ाई नहीं है। अब हमारा जो मकसद है कि इस वक्त पीक पॉइंट पे है कोरोना और उन मरीजों का हमने साथ देना है। अगर हम भी उलझन में आ जाएंगे, FIR लगा के वो भी उलझन में आ जाएंगे, तो हम दोनों आपस में उलझते रहेंगे। लेकिन मैंने अपना बड़प्पन दिखाते हुए उनको माफ कर दिया कि मैं कोई आपके खिलाफ कंप्लेन नहीं करने जा रहा हूं। इस वक्त हमारा दोनों का कर्तव्य बनता है कि हमने जो पेशेंट हैं उनको संभालना है हमने, इसलिए हमारे बड़प्पन की किसी ने कदर नहीं की। उल्टा उनको गवर्नर साहब ने शायद 51,000 रुपये का अवार्ड भी दिया होगा, एक्सीलेंसी अवार्ड भी दिया होगा। लेकिन अब उस अवार्ड की कोई वैल्यू नहीं है। जो अवार्ड उस वक्त मेरे को मिला, उसकी तरह से धक्का मारा, वो मेरे को एक्सीलेंसी अवार्ड उन्होंने दिया था। हमें और किसी अवार्ड की नहीं जरूरत है। हम लोगों की आवाज उठाएंगे, उसके लिए चाहे हमें जेल हो जाए, चाहे हमारे पास कितने ही पर्चे लग जाए, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब मसला ये है कि हम जैसे 18 साल से लोग हमें जानते, जैसे शीतल सिंह जी ने कहा, तो मैं ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि मेरे को स्टेटस मेरा बताया जाए कि क्या मैं क्रिमिनल हूं। कितने मेरे FIR कंप्लेनें हुई हैं थाने में, चौकियों में लोगों ने। अगर मैं क्रिमिनल हूं तो फिर मेरी जगह तो जेल में होनी चाहिए ना। आपने क्यों नहीं मेरे पे एक्शन लिया? तो मेरे को क्रिमिनल ये प्रूव नहीं कर सकते क्योंकि आज तक मेरे किसी थाने में, चौकी में FIR किसी ने कंप्लेन नहीं करवाई है। और रही सामाजिक कार्यकर्ता की बात, तो मेरे को सामाजिक कार्यकर्ता मैं नहीं खुद कहता हूं, मेरे को लोग कहते हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता सोमनाथ डबोत्रा। वो क्यों कहते हैं? हम कोई झूठ नहीं बोलते हैं। जो हमें चैलेंज करते हैं कि ये झूठ बोलते हैं, हम उनको ये कहें कि आप फेसबुक पे चले जाइए, आप व्हाट्सएप पे चले जाइए, आप इंस्टा पे चले जाइए, आप गूगल्स में चले जाइए, आप यूट्यूब में चले जाइए, सिर्फ वहां पे लिखे सोमनाथ डबोत्रा सर्च करें या डबोत्रा चैरिटेबल ट्रस्ट करें, और जो हमारी एक्टिविटी है लोगों के सेवा करते, जब जैसे हम वहां पे लंगर लगाते थे, वो एक्टिविटी आपको खुद वहां पे नजर आ जाएगी ना वीडियो में। वो तो झूठ नहीं बोलते ना, जो हमारी वीडियो अपलोड हुई है चैनल में। सोमनाथ जी, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा। आपको इसलिए बैन कर दिया गया ताकि आप हॉस्पिटल का स्कैम जानते, क्योंकि लगातार आप हॉस्पिटल पे प्रहार कर रहे थे। अगर बात ये सच है तो ये आप भी जानते हो कि लगातार आपने हॉस्पिटल पे प्रहार किया है। हर एक चैनल पे आपने इंटरव्यू दिया कि हॉस्पिटल का स्कैम आप जानते थे कि उस टाइम क्या हो रहा था। और उसके बाद मीडिया को भी बैन कर दिया गया। आपके जैसे आपका इंसिडेंट हुआ उसके बाद मीडिया को भी बैन कर दिया। क्या आपको लगता था मीडिया और आपका अच्छा तालमेल था? बिल्कुल तालमेल था और सच्ची बात पे था, झूठी बात पे नहीं था। गरीब लोगों की सेवा करना चाह रहे थे। आप जो मिशनरी तौर पे भी जहाँ पे चैनल खुले हैं ना, कोई सिर्फ बिजनेस नहीं कर रहे हैं। हम जो सोशल वर्क है हम भी मिशनरी तौर पे कर रहे हैं। हमें जरूरत थोड़ी है करने की, कोई हमें घर से थोड़ी बुलाता है। जब मीडिया को कोई जबरदस्ती थोड़ी उधर लेके जाता है हॉस्पिटल में। किसी को अगर वहाँ पे तकलीफ होती है ना, किसी को इग्नोर किया जाता है, तो वही तो मीडिया को कॉल करते हैं ना। मीडिया अपने आप थोड़ी आ जाता है। अब जो मेरा एपिसोड हुआ सुपर हॉस्पिटल में, उससे पहले भी कई बार हमारे पे वैन लगाया गया। ये कोई पहली बात नहीं थी। उस वक्त शायद सोशल मीडिया कम था, तो ये हम 18 साल से इनकी जो हरासमेंट है वो झेल रहे हैं हम। मतलब आगे भी झेलोगे? प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों को इन्होंने अप्रिशिएट करना चाहिए, उन लोगों को ये हरास कर सकते हैं। आज अगर मेरा कोई अपना रिश्तेदार या कोई क्लोज रिलेशन में या कोई भी हो, तो अगर अनअटेंडेड अननोन भी कोई होगा ना, तो मेरे को ही फोन आएगा, डबोत्रा साहब ऐसे ऐसे पेशेंट है, बेड नंबर ये है, वार्ड नंबर ये है। लेकिन आज स्थिति ये है कि वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, चाहे वो सुपरवाइजर हैं, चाहे छोटे लेवल के हैं, जहाँ सफाई कर्मचारी हैं, जहाँ दूसरे लोग हैं NO वगैरह, सभी को कहा गया है कि इस सोमनाथ डबोत्रा नहीं, जो चिट्टे पजामे कुर्ते वाले को अंदर नहीं आने देना है। ठीक है, मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। आपका एक ख्वाब है जो हॉस्पिटल में एक ख्वाब पड़ा। इसका बात देता हूँ जी। पहले आप मुझे बताया, अभी आपने सवाल पूछा, हम आजाद देश में रह रहे हैं, लोकतंत्र है जहाँ पे हर इंसान को हक बनता है अपनी आवाज उठाने का। कोई भी इंसान हो,
लेकिन ये कौन लोग होते हैं कि एक आवाज को दबाने का। अगर डगोत्रा साहब ने वहां पे आवाज उठाई, किसके लिए उठाई? अपने लिए उठाई क्या? लोगों के लिए उठाई, जिनको वहां पे ऑक्सीजन की जरूरत थी, जिनको दवाइयों की जरूरत थी, जिनको मेडिसिन की, जिनको एम्बुलेंस की, उनके लिए आवाज उठाई ना, अपने घर के लिए थोड़ी उठाई है। तो ये इनको समझ ही नहीं आई कि मतलब इतनी बड़ी डिग्री लेने के बाद एक बंदा इतनी बड़ी कुर्सी के ऊपर बैठ के हॉस्पिटल को चला रहा है, उसकी ये सेंस नहीं काम की उस बंदे की कि तू किस इंसान के ऊपर हाथ उठा रहा, तो तेरे लिए वो बुजुर्ग है, ठीक है, तेरे में इतना जोर था, इतना जोश था, तुझे शर्म आनी चाहिए। एक बुजुर्ग को तू वहां पे धक्का दे रहा है, जिस इंसान ने 18 साल वहां पे अपनी जिंदगी के दे दिए। 18 साल मतलब एक आर्मी को पूरी अपनी जिंदगी दे देनी, जैसे फौजी की उम्र होती है ना लाइफ, 20 साल 25 साल दे दी जिंदगी पूरी जी, इन्होंने पूरी लाइफ हॉस्पिटल में दी है। लेकिन हॉस्पिटल के अंदर ये माहौल आप देखो, ये इसके लिए इन्होंने तमाशा किया, इसलिए ये एक ड्रामा, एक प्रोपेगेंडा डगोत्रा साहब के एक्शन लिया गया, वो इसके लिए लिया गया कि ये इनकी एक नलायकी है, इसमें नलायकी सुपरिटेंडेंट की भी है और नलायकी गवर्नमेंट के जो ऊपर सीनियर अफसर बैठे हैं उनकी भी है। क्योंकि अगर वो सामान सारा यहां पे देंगे, हॉस्पिटल के अंदर फैसिलिटी देंगे, तो जो डॉक्टर है वो वहां पे काम करेंगे। लेकिन इनका पर्दा, इनकी आपस में सांझ गांठ होती है कि कोई बंदा रोला ना पाए, रोला पाए तो साडी गल लीक हो जानी है। इस करके ये सांझ गांठ को तालमेल में रखते हैं कि जैसे डगोत्रा साहब ने आवाज उठाई लोगों के लिए, ठीक है, मेरे लिए नहीं उठाई तो ना आपके लिए उठाई। जो बंदा वहां पे मजबूर है, किस हालत में होगा यार? गरीब बंदा जिसके पास इलाज के लिए 10 लाख नहीं है, जिस गरीब के पास 5 लाख नहीं है, वो रिश्तेदारों से पैसे इकट्ठे करके मसा बख्शी नगर पहुंचता ना हॉस्पिटल में, जब उसको बोलते ले जाओ जी इसको अमृतसर, ले जाओ जी इसको चंडीगढ़ के अंदर, वहां पे 20-25 हजार रुपए एम्बुलेंस का चाहिए, कितना खर्चा चाहिए? जो बंदे 2 साथ करके जाएंगे, अकेले थोड़ी बंदे को एम्बुलेंस में भेजना, घर वाले भी साथ जाते हैं ना, यार दोस्त भी जाते हैं ना, उनका भी खर्चा होता है ना, खाने का, उनका भी रहने का होता है ना, उनके ऊपर कितना लोड पड़ता है। ये किसकी नलायकी है? ये जो वहां के हॉस्पिटल और जो ऊपर का स्टाफ है, जो गवर्नमेंट बैठी हुई है, उनको देखना चाहिए कि हमारा जम्मू इतना बड़ा स्टेट है, स्टेट के अंदर इतना बड़ा हॉस्पिटल है, बजाय अमृतसर, बजाय लुधियाने के, चंडीगढ़ की फैसिलिटी है, जम्मू में ही दो ना, क्यों नहीं देते? आपको किस चीज का डर है? अगर इन्होंने कोई आवाज उठाई तो कमी भी उठाई, उस कमी को पूरी करो ना, इनके ऊपर एक्शन लेने का क्या मतलब है? कल को हम आवाज उठाएंगे, आप उठाएंगे, आपका कोई रिश्तेदार अंदर बीमार होगा, आपको वो चीज नहीं मिलेगी तो आपको दुख नहीं आएगा? आपको तकलीफ नहीं होगी? हर इंसान को तकलीफ होती है। अगर लाइव देख रहे हैं, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो कमेंट में जरूर लिखे इस बात को कि हर इंसान को तकलीफ होती है जब किसी का रिश्तेदार, माँ बाप, बहन, भाई, बीवी तक बेड के ऊपर पड़ी, जब उसको दवाई ना अंदर से मिले तो आंखों में रोना आ जाता है बंदे का, रूह तक काम जाती है। तो इनको क्या करना है ऐसे अफसरों को, ऐसे गवर्नमेंट को जो फैसिलिटी यहां पे नहीं दे सकते हैं? हमें चंडीगढ़ जाना पड़ता है, किसी की टांग काट देती, चलो जी अमदिया हॉस्पिटल, कितना बड़ा अमदिया हॉस्पिटल है, 10 मरले में ना अमृतसर में, एक कनाल में ना, ये कितने कनाल में है? वो वाली फैसिलिटी यहां पे क्यों नहीं है? क्योंकि जब ये डगोत्रा साहब आज उठाते हैं, गवर्नमेंट के कान में पड़ती है, ये शिल्लू गिल्लू करते हैं, चलो जी ठीक है जी, इनको रोक दो जी, हम जैसे चलते हैं चलने दो। कितने साल हो गए, लोगों को परेशान हो गए। अगर आंखों का ऑपरेशन करना हो तो कहां जाना पड़ता है? केडी पठानकोट, छोटा सा हॉस्पिटल है, वहां पे भी बैठे ना डॉक्टर, वहां पे भी मशीनें, यहां पे क्यों नहीं है? पहले बताओ मुझे, यहां पे क्यों नहीं है वो सिस्टम? कोई आवाज क्यों नहीं उठाता? एक इंसान ने आवाज उठाई, उसके ऊपर आपने एक्शन ले लिया। भाई ये कौन सी इंसानियत है? ये कौन सा भाई आपका लोकतंत्र है? आप मीडिया को बैन कर रहे हो। इसी कारण मीडिया को बैन किया गया कि वहां की कमियां, जो अंदर की प्रॉब्लम है, वो बाहर नहीं आए। तो हमें पूरा, इसमें नलायकी तो गवर्नमेंट की हुई ना, फिर गवर्नमेंट की नलायकी, गवर्नमेंट का प्रेशर है इनके ऊपर कि ये चीजें बाहर नहीं करनी। हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? यही बात बताओ। हमें चुप कराएंगे ये? हम तो बोलेंगे, हम आजाद देश में रह रहे हैं, हमारा राइट बनता है बोलना। हम इनके कहने से चुप नहीं होंगे। ये जितना मर्जी एक्शन ले, जितना मर्जी बोले, लेकिन दुख यहां पे होता है, अफसोस यहां पे होता है कि इंसानियत को शर्मशार इन लोगों ने किया है। और एक जो बंदा सेवा भाव से, अपनी रूह से, अपनी दिल से पूरी जिंदगी दे दी, जिस इंसान ने क्या आवाज उठाई थी? क्या ऑक्सीजन की कमी है? क्या आवाज उठाई थी? किस चीज की कमी है? अपने घर के लिए ऑक्सीजन मांगा था या किसी के लिए मांगा था? लोगों के लिए की थी ना, जनता के लिए की थी ना, सेवा के लिए। लीडर नहीं पहुंचा वहां पे, कोई एमएलए नहीं पहुंचा, कोई मिनिस्टर नहीं पहुंचा। कोरोना महामारी के अंदर हॉस्पिटल के अंदर लोग सड़कों पर, मैंने खुद देखा, मैं भी हॉस्पिटल के अंदर था ना, कैसे लोग पार्कों में खाना खा रहे थे बैठ के। यार ऑक्सीजन पार्कों के ऊपर थी। और डगोत्रा सामने बोला कोई माड़ी गल कहती इन्होंने, केड़ी इन्होंने चुप लग गई इन्होंने कि ये चीज नहीं बोलनी चाहिए। इन्होंने लोगों के लिए बोला ना, क्योंकि इन्होंने वो दर्द देखा, लोगों को मरते हुए देखा, डेड बॉडियां उठाते हुए देखा। लोग, जिन लोगों के घर के इंसान गए, उनको पूछो, सुपरिटेंडेंट का क्या गया?
सुप्रीडेंट को सैलरी मिल रही है, आगे एक बंदे को धक्का मार दिया जिसने 18 साल लगा दिया। अगर मैं होता मैं पूछता उस टाइम सुप्रीडेंट को, आपने इंसानियत को शर्मसार यहाँ पे किया। ये हम कोई यहाँ पे ये आपको सच बताना चाहते हैं, ये बात क्लियर करना चाहते हैं। जिस इंसान ने 18 साल जिंदगी दी है, पूरी जिंदगी हॉस्पिटल में लगा दिया, क्या कोरोना के बगैर भी हॉस्पिटल के अंदर है कि जितनी इनसे हेल्प होती है ये करते हैं। इनके साथ भी पेट लगाओ, इन्होंने भी खाना ना। सुप्रीडेंट को क्या, उसको तो सैलरी मिली है 2-2.5 लाख रुपया, पेंशन जाएगा तो 40-50 लाख रुपए मिल जाना, उसे क्या फर्क पड़ता है? उसने की इंसानियत के लिए कोई सेवा। तब मजा था कि हॉस्पिटल में जाते जाते जो जम्मू से बाहर हमें लोगों को जाना पड़ता है, मैंने वो केस हैंडल किए हैं जिनके लोगों के पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं होते थे, रिश्तेदारों से पैसे लेने पड़ते, जाके अमृतसर इलाज कराना पड़ता है। ऐसे नलायक सुप्रीडेंट और नलायक गवर्नमेंट को हमने क्या करना है यार? कल को हम बीमार हो जाएंगे, हमारे घर वाले बोले ले जाओ जी इसको अमृतसर, वहां पे जी लीवर खराब हो गया जी, किडनी खराब हो गई, 25 लाख रुपए चाहिए, 30 लाख रुपए चाहिए। कहां से गरीब बंदा 30 लाख रुपए लेके आएगा? आप बताओ, ला सकते 3 लाख देता कोई आज की डेट में? जहां हमने कोई बैंक लोन की स्कीम रखी हुई कि बंदा बीमार हो जी 10 लाख रुपए उसको हॉस्पिटल के देना, एक का 5,000 रुपए का खाना नहीं किसी को खिला सकते। और चंडीगढ़ के अंदर देखो सरकारी हॉस्पिटल जाके देखो, ऐसे लगता है जैसे 5 स्टार होटल है। तो बख्शी नगर बारिश पड़ती तो इतना पानी चढ़ जाता वहां पे, ये हालत है इनके हॉस्पिटल के अंदर। इनकी अल्ट्रासाउंड की मशीन देखो आप, और उसके बाद देखो जाके अमृतसर, मैं खुद गया हूं अमृतसर, मैं जलंधर भी गया हूं, केडी हॉस्पिटल के अंदर भी गया हूं, पीजीआई में 10 बार गया हूं वहां पे, और वहां पे जाके इतनी रिस्पेक्ट करते हैं वहां के डॉक्टर, जो वहां के लड़के सोशल वर्कर हैं, वो सरदार लड़का है, 2-3 लड़के हो रहे जो उन लोगों को वहां पे फैसिलिटियां देते हैं, जो बाहर से जम्मू से लोग वहां पे जाते हैं उनके साथ वो खड़े होते हैं, लेकिन उनको कोई रोक टोक नहीं, हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं वो। डगोत्रा साहब काम आ रहे तो इनको क्यों रोका गया भाई? पहला पूछा जाए ना सुप्रीडेंट को कि आपने मतलब कि आप चाहते हैं कि जम्मू में कोई सोशल काम ना करे, जम्मू में लोग मदद ना करें, जम्मू में लोग ना सेवा करें, आप इसलिए यहां पे बैन लगाते हो। आपकी जो नलायकियां हैं वो सारी दुनिया जानती है, जम्मू शहर का हर इंसान जानता है, जो जिसका घर का इंसान गया वो इस चीज को जानता है। जो पंजाब जाता है ना 20 लाख रुपए इकट्ठा करके, 15 लाख रुपए इकट्ठा करके, वो इंसान कितना दुखी होगा, इनको गालियां निकालता होगा, लेकिन वो कर कुछ ना सकता। जो वो बोलेगा तो ये इसको अंदर दे देंगे। यार कहाँ इंसानियत है? ये बताओ इंसानियत कहाँ? आप ही बताओ मुझे। जो भी हमारे लोग जो हैं, जितने भी हमारे कमेंट सेक्शन में देख रहे हैं, अगर इन दोनों लोगों ने काफ़ी अच्छा सेवा अगर जम्मू में किया तो कमेंट्स में आपसे राय जरूर दें, क्योंकि लाइव डिबेट में हम जो है अपने सोमनाथ जी, एक प्रश्न मेरा आपसे हो जाए, जिस तरह से ओमिक्रॉन लगातार पीक्स पे है, कोविड जो है लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं, लगातार रिस्ट्रिक्शन है, क्या ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी जो इन्होंने डील दी, डील में कमी रहेगी या अब जो प्रशासन के हाथ खड़े हो? ये जो आपने क्वेश्चन किया, पहले क्वेश्चन का मैं जवाब दे दूं कि मीडिया का और सोमनाथ डगोत्रा का जो कनेक्शन था, पहले सोमनाथ से डगोत्रा को धक्के मार के बाहर निकाला गया। अब भी सुप्रीडेंट जो इधर बख्शीनगर हॉस्पिटल के जीएमसी के, वो भी मेरे को अंदर नहीं जाने देते। उन्होंने तमाम लोगों को वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखी है जे लोग अंदर नहीं जाएंगे। तो मैं ही वजह हूँ जो मीडिया आज अंदर नहीं जा रहा है और वहाँ पे स्टिकर लगाए गए हैं। मैं चैलेंज करता हूँ आपके माध्यम से, लोग देख रहे हैं ना लाइव, मैं ये चैलेंज करता हूँ कि जितने भी जहाँ पे हेल्थ मंत्री आए, चाहे वो RS चिब थे, चाहे वो ताज मोहिद्दीन थे, चाहे लाल सिंह थे, चाहे बाली भगत जी थे, ये 4 हेल्थ मंत्री इतना काम नहीं करवा सके जितना सोमनाथ डगोत्रा ने मीडिया की हेल्प लेके करवाया है। अगर मेरी अचीवमेंट आप सुनना चाहोगे, देखना चाहोगे, तो इसमें कई घंटे हमें डिबेट करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ 2-3 चीज़ें आपको बता दूं कि जो लिक्विड ऑक्सीजन है, जम्मू में लिक्विड ऑक्सीजन नाम की कोई चीज़ नहीं थी। जब हम इनसे पूछते थे कि लिक्विड ऑक्सीजन, ये कहते क्या होती है लिक्विड ऑक्सीजन, इसी को लिक्विड ऑक्सीजन बोला जाता है। तो हमने देखा था कि कश्मीर में पीक पॉइंट पे जब ये कोरोना की सेकंड वेव आई तो वहाँ पे लिक्विड ऑक्सीजन थी, और उस लिक्विड ऑक्सीजन की वजह से रिकवरी रेट बहुत बढ़ गया और डेथ रेट कम हो गया। और जहाँ पे लिक्विड ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ रेट भी ज़्यादा बढ़ा और रिकवरी रेट भी ज़्यादा बढ़ा। और ये सोमनाथ डगोत्रा है कि जिसने इनको मजबूर कर दिया। जहाँ पे लिक्विड ऑक्सीजन का प्लांट लगाने की बात कही थी हमने, लेकिन इन्होंने प्लांट नहीं लगाया, वहाँ पे रिफिलिंग स्टेशन बनाया। चलो शुक्र है, रिफिलिंग स्टेशन ही है, एक टैंकर वहाँ पे खड़ा है, मतलब उससे लिक्विड ऑक्सीजन आ रही है। बाकी इन्होंने HD वार्ड बनाया था, और जो अब कोरोना पीक पॉइंट पे था उससे पहले वो 1 साल पहले वो HD वार्ड तैयार हुआ था।
लेकिन इन्होंने सिर्फ गवर्नर साहब थे वहां पे, उनके आने का इंतजार और तालियां बजाने का इंतजार करते रहे और रिबन काटने का इंतजार करते रहे और कोरोना के जो मरीज थे वहां पे मरते रहे। और सोमनाथ डगोत्रा ने इनको तालियां बजाने का, रिबन कटवाने का मौका नहीं दिया और मीडिया के माध्यम से इनको प्रेशर पड़ा, इनको एचडी वार्ड खोलना पड़ा। फिर तीसरी बात है कि जो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड से वेंटिलेटर आए थे, इन्होंने वेंटिलेटर वहां पे नहीं लगाए और उनको स्टोरों में जमा कर दिया। तो हमने वो चीज बताई थी कि जो स्टोर में रखने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने वेंटिलेटर नहीं भेजे हैं जहां पे भेजे हैं। और उसकी एक इंक्वायरी भी हुई थी, जितेंद्र सिंह ने एक ऑडिट करवाया था, जो आपके वहां पे सुप्रीडेंट है एडी मनास, वो भी एक हिस्सा थे उसमें। वो जो ऑडिट हुआ उसमें देखा गया कि प्राइम मिनिस्टर केयर फंड से जो वेंटिलेटर आए थे डिफंक्ट की तरह थे, लेकिन इस मेडिकल कॉलेज वालों ने उसमें भी धोखा दिया और श्रीनगर वालों ने कहा कि इतने फंक्शनल है, इतने नॉन फंक्शनल है। इन्होंने गलत की कि कोई हमारा नॉन फंक्शनल वेंटिलेटर जहां पे नहीं है। तो ओमिक्रॉन की जहां पे आपने क्वेश्चन किया कि ओमिक्रॉन, ये शायद वही देख रहे हैं कि जब 2 डिजिट होते हैं ना 11, जहां 3 डिजिट होते हैं 101, शायद ये उसकी इंतजार कर रहे हैं कि जब 100 से ऊपर ओमिक्रॉन के पॉजिटिव केस जहां पे आएंगे फिर हम सतर्क हो जाएंगे। आज लोगों का भी है इसमें कि लोग नहीं केयर कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जब वो रैलियां देखते हैं, प्रदर्शन देखते हैं लोगों के, हजारों की लाखों की भीड़ होती है वहां पे किसने मास्क नहीं पहना होता है, वहां पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती है, उससे गलत मैसेज लोगों को जाता है। जो मैसेज ये है कि ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं। आज आप करोड़ों लोगों को इकट्ठा करते हो, लाखों लोगों को इकट्ठा करते हो और रैलियां करते हो, और जहां पे जो लोग दूर गांव से आते हैं, दूर दराज से, और वो दवाई लेने के लिए आते हैं या कोई और राशन पानी लेने के लिए आते हैं, जब जैसे ही बस से उतरते हैं, वो मेटाडोर से उतरते हैं, आप उसको पकड़ के उसको 500 रुपये का चालान कर देते हो कि मास्क नहीं पहना है आपने। तो उसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन होना चाहिए? मैं ये हाई कोर्ट से भी ये अपील करूंगा कि 100 मोटो लेके जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसके ऊपर, और जो रैलियां रही हैं उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। कोर्ट के पास अपना भी एक अधिकार होता है, 100 मोटो के तहत वो कर सकते हैं। तो ये अब तक मास्क जो लोग पहन रहे हैं, मास्क वो लोग पहन रहे जो सिर्फ पुलिस से डरते हैं और चालान कटने की वजह से डरते हैं। मास्क इधर लटका देते हैं, ठीक है, और कहीं जेब में रखते हैं, लेकिन लगाते नहीं है क्योंकि मैसेज उन्होंने नहीं दिया। आज तो मेरे को बताएं कि जो मास्क पहन रहे हैं लोग, आप बार बार कहते हैं कि मास्क पहनो, आपने कभी सर्वे किया मास्क के ऊपर कि ये मास्क पहनने से लोगों को अंदर कोई बीमारी तो नहीं फैल रही? अगर आपने सर्वे किया होता तो पब्लिक में बताया होता कि हमने जो मास्क लगाने वालों का इतने हजार लोगों का सर्वे किया है और किसी में भी 1% भी कोई ऐसी बीमारी अंदर नहीं बढ़ रही है मास्क पहनने से। तो जब ये लोगों में मैसेज आएगा कि मास्क पहनने से हमें नुकसान नहीं है, हमें बेनिफिट है, हर कोई आपको मास्क पहना हुआ नजर आएगा। आज जो मास्क पहना हुआ नजर आएगा सिर्फ चालान कटने की वजह से, कि चालान ना कटे। सोमनाथ जी, जाते जाते समय की भी थोड़ी कमी है, अंतिम सवाल, क्या अब जो है मेडिकल कॉलेज हमारा जम्मू का जो बड़ा अस्पताल है, लोग इस पर काफ़ी विश्वास करते हैं, आप 24 घंटे उस अस्पताल के बाहर रहते हो, क्या ये उसकी तैयारी पे है? मैं ऐसे सवाल करूंगा। आपने ये सवाल गलत पूछा आज कि विश्वास करते हैं लोग, मतलब बख्शीनगर पे विश्वास करते हैं लोग। अगर जम्मू का सबसे बड़ा हॉस्पिटल तो यही है ना, जम्मू का सबसे हॉस्पिटल तो यही है ना, हॉस्पिटल बड़ा है, मैं आपकी बात से एग्री हूँ, लेकिन आप ये जो बात बोल रहे कि जम्मू के लोग विश्वास करते हैं, ये आप बात रह जम्मू के लोग कहाँ जाएंगे? अगर कहाँ जाए? चंडीगढ़ क्यों जाना ना? अगर प्रशासन, अगर लोगों जनता ने इन लोगों जनता के लिए सुविधा के लिए बनाया ना, तो फिर लोग बाहर क्यों जाए ना? मैं इसका बात बताता हूँ आपको। अगर जनता के लिए हॉस्पिटल बना हुआ, एक जनता का सेवादार 18 साल से जिसने जिंदगी दे दी, उसके ऊपर आपने एक्शन ले लिया क्यों भाई? हॉस्पिटल के अंदर जो लोगों की सेवा कर रहा है, इसका जवाब देना, ये पहले इस बात का ये जवाब दें। दूसरी बात कि अगर विश्वास की बात की जाए, हमें इस बात को क्लियर करना चाहिए, ठीक है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं आपको बता देता हूं ये बात, पहले आ जाओ किडनी के ऊपर,
ठीक है। किडनी का जो डायलिसिस है, किडनी का जो ऑपरेट करने का सिस्टम है, वो दिल्ली में, चंडीगढ़ में, 12 हॉस्पिटल में 15 लाख और 20 लाख है। और एक हॉस्पिटल पूरी है इंडिया में ऐसा है जहां पे किडनी का 1.5 लाख रुपए से ऑपरेट होता है, वो है बंबई के अंदर सरकारी हॉस्पिटल। ऐसा क्यों नहीं है जम्मू में? ऐसा हॉस्पिटल जम्मू में होना चाहिए। एक मिनट। उसके बाद दूसरा, जो आप लीवर की बात करते हो, लीवर ट्रांसप्लांट किसी का डैमेज हो जाता है, उसके लिए लीवर का वो करने के लिए 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख चाहिए। और 40 लाख गरीब बंदा कहां से लाएगा यार? कहां से वो मांगेगा 40 लाख? वो फैसिलिटी यहां पे क्यों नहीं बख्शी नगर के अंदर? मैं हर बार बोलता हूं, मैं आज भी बोलता हूं, वो फैसिलिटी इन्होंने देनी। इतनी बड़ी बिल्डिंग है, वहां पे हॉस्पिटल ये वार्ड बना सकते हैं। उसके बाद जाके ये हॉस्पिटल आप लीवर का देख लो, चंडीगढ़ में कितना छोटी सी वार्ड और कितना अच्छा ऑपरेट करते हैं। बंदे को विश्वास है कि यार हमने चंडीगढ़ भेजा, बंदा ठीक होके आएगा। सारे रिश्तेदारों को विश्वास होता है, जो 4 साथी जो साथ जाते हैं उनको भी विश्वास होता है। अगर अभी किसी की टांग काट जाए, बाजू काट जाए, उसी टाइम ये रेफर करेंगे अमदीन हॉस्पिटल जो अमृतसर में है, ठीक है। जम्मू में क्यों नहीं है वो फैसिलिटी? अगर आपकी 4 उंगलियां काट जाती है, आप वहां पे लेके जाओगे, जम्मू में क्यों नहीं कराओगे? क्योंकि जम्मू में विश्वास नहीं, ना ऐसी मशीनें हैं, ना ऐसे डॉक्टर हैं। अगर आइस की बात करेंगे, वो भी जाके केडी जाने में। अगर हार्ट की सर्जरी करानी होगी तो उसके लिए तो दिल्ली जाना पड़ेगा ना, उसके लिए 20 लाख लगता है ना। तो फिर कैसे आप कहते हैं कि जम्मू के बख्शी नगर के अंदर क्यों नहीं है वो सिस्टम? हार्ट की सर्जरी क्यों नहीं होती जहां पे? क्यों नहीं वो डॉक्टर, वो क्यों नहीं वो ट्रीटमेंट है? क्यों गरीब बंदा 20-25 लाख रुपए देगा जाके वहां? कहां से वो रेंज करेगा? एक तो वो अपनी जिंदगी से खेलेगा, एक तो वो अपने आप को जहां बेचेगा, जहां कुछ ना कुछ बंदे डालेगा, पैसा इकट्ठा करेगा। क्या गारंटी है ठीक होगा नहीं होगा? कितना लोड है इंसान के ऊपर। कभी आपने ये बात सोचनी चाहिए और ये बात आपको रखनी चाहिए हर चैनल को, हर मीडिया पर्सन को, वो वाली फैसिलिटी जम्मू में दो। फिर क्योंकि अगर डोगोत्रा साहब बोलते हैं तो समझ लो इनकी नलायकी, जो इन्होंने अभी बातें बोली हैं वो इनकी नलायकी है। और वो नलायकी आप देख लो। और जो जम्मू के अंदर हमें ट्रीटमेंट चाहिए, जो हम टैक्स देते हैं, हर इंसान टैक्स देता है, वो कहा जाता है जीएसटी रैलियों के ऊपर। इतना आप टैक्स लेते हो हर इंसान के ऊपर, राशन के ऊपर टैक्स है, खाने के ऊपर टैक्स है, पैदल चलने के ऊपर टैक्स है, गाड़ियों के ऊपर टैक्स है, कपड़ों के ऊपर टैक्स है, हर जगह के ऊपर आप टैक्स ले रहे हो। वो पैसा कहां जाता है? वो बेटर होता है कि अगर आप हॉस्पिटल के अंदर वो चीजें फैसिलिटियां देते और लोग परेशान होके अमृतसर, चंडीगढ़, जलंधर, लुधियाना नहीं जाते। क्योंकि ये नलायकी है गवर्नमेंट की। डॉक्टरों को कम कसूर है, नलायकी है जो बड़े अफसर बैठे हुए हैं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, उनकी इतनी सैलरी है, उनको क्या, उनको फ्री एम्बुलेंस है कि चलो जी 2 घंटे में अमृतसर पहुंचोगे आप, 3 घंटों में वहां पे उसका ट्रीटमेंट हो गया, ठीक जी, एम्स में चल जाएंगे, बड़े हॉस्पिटल। अब बख्शीनगर कौन जाता है? क्योंकि इन्होंने वो विश्वास एक लोगों का खो दिया। और दूसरी बात सुनो, ये कहते हैं जी इमरजेंसी है, इमरजेंसी अंदर सब कुछ फ्री होता है। क्या फ्री देते हैं जी? एक ग्लूकोज, एक पट्टी, एक पेन किलर, उसके बाद लिस्ट बना के देते हैं। मैंने एक लड़के का भी ऑपरेट कराया था वहां पे, गरीब लड़का था, उसके बाद 500 रुपए नहीं था जेब में, ठीक है। फैमिली इतनी बुरी हालत थी उसकी, लेके गया जी, कहते जी 4000 की पर्ची बना दी। हमने जाके 4000 की बाहर से दवाई ली, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं था, लेकिन जब फर्ज बनता था इमरजेंसी हॉस्पिटल गवर्नमेंट का कि हर फैसिलिटी अंदर दें इमरजेंसी के अंदर, छड़ियां पट्टियां करनी है, ग्लूकोज चलाना, टीके लाए तो जी ला जाओ जी, बाकी इतनी बड़ी पर्ची देंगे, बाहर से दवाई लो। बाहर का क्या है सिस्टम है भाई? आप वो दवाइयां हॉस्पिटल के अंदर क्यों नहीं देते हो? बाहर मतलब बाहर बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, बाहर लोग पैसे कमाएंगे, हॉस्पिटल किसके लिए होते? चंडीगढ़ जाए आप ये जी, लुधियाना जाए, अगर इमरजेंसी केस अंदर आएगा ना उस टाइम एक्सीडेंट का, सारा खर्चा, सारियां दवाइयां, सारियां पट्टियां हॉस्पिटल के अंदर होती हैं। जम्मू के अंदर होता क्या है कि ग्लूकोज एक टीका यार, क्या बोलूं मैं इसके, कैसे बोलूं कि विश्वास। तो टाइम की पाबंदी, अगर हम मुद्दे पे बात करें तो काफी मुद्दे हैं सोमनाथ जी। छोटा सा, बड़े स्पष्ट और छोटा सा, यही मैं सवाल मेरा यही है कि हॉस्पिटल क्या तैयार है और कोविड को लेके, क्योंकि जिस तरह से माइक्रो कंटेनमेंट जोन लगातार हर एक गली में बनते जा रहे हैं, आप हॉस्पिटल के 24 घंटे बाहर रहते हो, आपको क्या लगता है कि हमारा हॉस्पिटल रेडी है? इसमें बिल्डिंगें तैयार हैं, बिल्डिंगें रेडी हैं और कुछ होने जा रही हैं रेडी। चाहे वो ट्रॉमा की जो बिल्डिंग बन रही है सिटी हॉस्पिटल के साथ में, चाहे वो इमरजेंसी है हमारा मेडिकल बख्शीनगर, वहाँ पे एक बिल्डिंग और बन गई है, एक और बनने के लिए तैयार हो रही है। सुपर स्पेशलिटी में काम चल रहा है। एलजी साहब ने परसों एक वार्ड का इनॉग्रेशन की एसएमजीएस हॉस्पिटल में, वहाँ पे भी मीडिया को अंदर जाने से रोका गया। तो अगर मैं और शीतल सिंह जी या हमारे जैसे वो और लोग हैं, अगर वो गलत हैं तो मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि इधर से जम्मू से अमृतसर का डिस्टेंस जो है बराबर है, ठीक है, जलंधर का बराबर है, पठानकोट का बराबर है, लुधियाना का बराबर है, दिल्ली एम्स का बराबर है, पीजीआई चंडीगढ़ का बराबर है ना, सेम डिस्टेंस। तो ये रिकॉर्ड इनके पास भी होगा कि इन्होंने कितने पेशेंट रेफर किए हैं चंडीगढ़ और एम्स में, ठीक है। तो उसके बाद लुधियाना में कितने गए, जलंधर में कितने गए, पठानकोट में कितने गए, ठीक है। तो अगर हर कोई हर चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करता है ना, कि अमनदीप में भी कि कितने लोग आए हैं उनका एड्रेस होता है, और 90% शायद जम्मू के लोग ही वहाँ पे आपको मिलेंगे, अमृतसर में
ठीक है ना। तो हमें ये बता दें कि जो इनका रिकॉर्ड है कि इनके पास आज तक अमृतसर से कितने लोग पेशेंट इलाज करवाने के लिए आए, जलंधर से कितने आए, लुधियाना से कितने आए, पठानकोट से कितने आए, चंडीगढ़ से कितने आए, एम्स से कितने आए। क्या जम्मू के लोगों के पास इतना पैसा है? पैसा नहीं है, लेकिन उनकी मजबूरी है, क्योंकि उन्होंने पेशेंट को बचाना है ना, पेशेंट को बचाना है। मरता क्या ना करता, जितने मर्जी पैसे लग जाए, जो मर्जी क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस वाले जहाँ प्लेन एम्बुलेंस वाले मांगे, जितने मर्जी टेस्ट करवाएं, जितने मर्जी वो फीस ले ले अपने, जितना मर्जी ऑपरेशन चार्ज का लेंगे, लेकिन लोग जाते हैं। अगर हम गलत हैं तो ये बता दें, जो मैंने नाम गिनाए हैं कि जहाँ पे कितने पेशेंट बाहर से आपके पास इलाज करवाने के लिए आए हैं, इन्होंने विश्वास अपना खुद ही खोया है। खास का जो जब कोरोना था, जहाँ पे के जो डायरेक्टर थे, तो उन्होंने भी उधर हॉस्पिटल में, नारायणा हॉस्पिटल में इलाज करवाया। रविंद्र राणा जी जो यूटी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने भी वहाँ पे करवाया। अगर वीवीआईपी नारायणा हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, फिर किसने विश्वास खोया? आम लोगों का विश्वास खोया है ना आम लोगों ने, इनकी वजह से, जो वीआईपी का ट्रीटमेंट नारायणा हॉस्पिटल में होता है। तो ये हमारे साथ इस वक्त, क्योंकि टाइम की काफी पाबंदी है, मुद्दे काफी हैं। मैं आपकी बात का जवाब मैं शॉर्ट में बोलूंगा। अजय जी, आप भी लगातार जम्मू में घूमते हो, आप बड़ी अच्छी सेवा करते हो, आप हर जगह जाते हो, और आपकी बात का जवाब, मेरी बात का जवाब डगोत्रा साहब ने दिया है। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सुन के कि उधर से कोई नहीं आता, जो भी जाते हैं इधर से जाते हैं ना, जम्मू से, रजौरी, पुंछ, किश्तवाड़। और एक छोटी सी बात मैं और आपको शॉर्ट बता दूं, पुंछ और जोरी, रामनगर, उधमपुर के लोग जब बख्शी नगर आते हैं ना, उनको खाने के लिए रहने का बंदोबस्त करना पड़ता है। अगर जहां से बंदा कोई पंजाब जाएगा ना, उनको खाने का रहने का बंदोबस्त फ्री कास्ट होता है। सबसे बड़ी नलायकी, सबसे बड़ी शर्म की बात, जम्मू बख्शी नगर हॉस्पिटल का जो सीनियर ऊपर बैठे हुए हैं ना, मैं उनको बोलता हूँ, छोटे डॉक्टर जो अंदर होते हैं उनके लिए मैं कुछ नहीं बोलता, क्यों, वो सेवा करने के लिए आए हुए हैं। जो बड़े अफसर बैठे हुए ऊपर, उनके लिए सबसे नलायकी की, सबसे शर्म की बात है। यही लोग इंसानियत को शर्मसार करते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यह बोलना चाहता हूं, अगर डगोत्रा साहब कहीं किसी बात पे गलत हैं तो ठीक है, इनके बारे में कहीं भी वो पता करवा लेंगे। इन्होंने पूरी जिंदगी अपनी दे दी है, लेकिन दुख होता है कि जम्मू के हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो जम्मू के हमारे लोग हैं, उन्होंने कभी भी डगोत्रा साहब की इस बात के लिए हामी नहीं भरी। ये बड़ा दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है। जो इंसानियत के लिए बंदा काम कर रहा है, उसका साथ दो, उसके साथ खड़े रहो, सच हक के लिए खड़े रहो। झूठे लीडरों की रैलियों में जाने के लिए सब लोग तैयार होते हैं, नारे लगाने के, बाजू उठा दिया, जिंदाबाद जी मुर्दाबाद। और जो सच में प्रैक्टिकल बंदा 18 साल से काम कर रहा है, यार उसके लिए आप बोले नहीं एक बंदा भी, बड़ी अफसोस की बात है। ये बड़ा सुन के हैरान होता बंदा। तो हमारे पास जो है टाइम की भी पाबंदी है, और हम आपको बता दें कि दो ऐसे शख्स हमारे साथ मौजूद थे। मैं एलजी से भी गुहार लगाऊंगा और जीएमसी प्रिंसिपल से भी कि आप सोमनाथ डगोत्रा जी को जो है हॉस्पिटल में इंट्री देने से डरते क्यों हैं? क्या आखिर उन्होंने सच बाहर लाए? इसलिए क्या मीडिया क्यों बैन कर दी? क्या क्या मीडिया सच बाहर लाती है? तो ये साफ जाहिर होता है कि जब आपने इनको बैन कर दिया, तो जो आपका सच है वो जनता के सामने आने लगा। तो हम हॉस्पिटल के मुद्दे जो है वो लगातार उठाते रहेंगे, क्योंकि जो जम्मू की हालत है वो खतर होती जा रही है। तो इसी तरह की और भी अपडेट लेके हम हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।